विकलांगता। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जब भी बात होती है तो कई और शब्द भी सामने आते हैं, पर क्या हम उनके सही मतलब जानते हैं? आज हम इन्हीं शब्दों के जाल को थोड़ा सुलझाएंगे और देखेंगे कि भारत का एक बहुत ज़रूरी कानून कैसे हर किसी के लिए अधिकार और सम्मान की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये शब्द सुने हैं और सच कहूं तो अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हानि, अक्षमता, बाधा सुनने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, है ना? पर असल में इनके बीच एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है, और इस फर्क को समझना ही पूरी तस्वीर को साफ करता है। तो इस उलझन को दूर करने के लिए कहां देखा जाए? चलिए ग्लोबल अथॉरिटी के पास चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। बात 1980 की है, जब WHO ने एक फ्रेमवर्क बनाया था ताकि पूरी दुनिया में इन शब्दों को एक ही तरह से समझा जा सके। WHO का ये मॉडल इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझाता है। देखिए, इसकी शुरुआत किसी बीमारी या स्वास्थ्य की स्थिति से होती है जिससे हानि हो सकती है, फिर यह हानि आगे चलकर अक्षमता का कारण बन सकती है और आखिर में उस व्यक्ति को एक बाधा का सामना करना पड़ सकता है। चलिए एक एक करके इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। तो इस चेन की पहली कड़ी है हानि या इम्पेयरमेंट। ये पूरी तरह से शारीरिक है, मतलब ये ऑर्गन लेवल पे होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की आंख के रेटिना या ऑप्टिक नर्व में कोई चोट लग जाए तो ये एक हानि है। ये समस्या का कह सकते हैं एक बायोलॉजिकल पॉइंट है। अब उस हानि का असर जब व्यक्ति के काम करने की क्षमता पर पड़ता है तो उसे कहते हैं अक्षमता या डिसेबिलिटी। ये आप देखिए व्यक्ति के लेवल पर होती है। उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो रेटिना की उस चोट की वजह से अगर किसी को पढ़ने या रास्ता देखने जैसे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल होती है तो वो मुश्किल ही अक्षमता है। और अब आती है आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी, बाधा या हैंडीकैप। ये न तो व्यक्ति में है और ना ही उसके अंग में, ये समाज में है, हमारे बनाए हुए माहौल में है। जब किसी व्यक्ति को उसकी अक्षमता के कारण समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता तो वो बाधा है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में रैंप नहीं है तो व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाले के लिए वो बिल्डिंग ही बाधा बन जाती है, वो व्यक्ति नहीं। तो अब जब हम इन शब्दों के सही मतलब समझ चुके हैं, चलिए अब वापस अपने देश भारत पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि यहाँ का कानून इन अधिकारों को कैसे मजबूती देता है। भारत में इस दिशा में जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है वो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, जिसे हम सब RPWD एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 2016 में पास हुआ ये कानून सही मायनों में विकलांगता अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? यह है नंबर 2, 21। पहले के कानून में सिर्फ 7 तरह के विकलांगताओं को ही मान्यता मिली थी, लेकिन इस नए एक्ट ने इस लिस्ट को बढ़ाकर सीधा 21 कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरतों को कानूनी तौर पर पहचाना और समझा जाता है। ये जो 21 विकलांगताएं हैं, ये अलग अलग श्रेणियों में आती हैं, जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक। और तो और इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को भी शामिल किया गया है, जो ये दिखाता है कि कानून का दायरा कितना बड़ा और कितना समावेशी बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इस कानून का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है शिक्षा का अधिकार। ये एक्ट 6 से 18 साल के हर उस बच्चे को जिसे कोई विकलांगता है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। ये एक ऐसी बुनियाद है ताकि कोई भी बच्चा मौकों की दौड़ में पीछे न छूट जाए। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी तो उतनी ही जरूरी है। इसीलिए ये कानून सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान भी करता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी के मौके की गारंटी है। और बात सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा के दरवाजे भी खुलें, इसके लिए सरकारी और सरकार से सहायता पाने वाले हायर एजुकेशन संस्थानों में 5% सीटों का आरक्षण भी सुनिश्चित किया गया है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ये सारे अधिकार और फायदे असल में मिलेंगे किसे? क्या हर वो व्यक्ति जिसे कोई भी विकलांगता है इन लाभों का हकदार है? इसका जवाब एक खास टर्म में छिपा है, और वो टर्म है मानक विकलांगता या बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और यहां पर इस फर्क को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, विकलांग व्यक्ति वो है जिसे उन 21 में से कोई भी विकलांगता हो, लेकिन कानून के तहत आरक्षण जैसे फायदे सिर्फ मानक विकलांगता वाले व्यक्ति को मिलते हैं। यानी वो व्यक्ति जिसकी विकलांगता एक सर्टिफाइड अथॉरिटी द्वारा कम से कम 40% आंकी गई हो। तो ये है वो महत्वपूर्ण आंकड़ा, 40%।
यही वो दहलीज है जो तय करती है कि किसी व्यक्ति को कानून के तहत दिए गए विशेष अधिकार और आरक्षण मिलेंगे या नहीं। ये 40% का सर्टिफिकेट ही कह सकते हैं कि पात्रता की कुंजी है। तो हमने देखा कि कैसे हम शब्दों की उलझन से निकलकर भारत के एक स्पष्ट और मजबूत कानून तक पहुंचे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सिर्फ परिभाषाएं नहीं देता, बल्कि ये अधिकारों, सम्मान और एक समावेशी समाज की एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। कानून ने दरवाज़ा खोल दिया है, उसने अधिकार दे दिए हैं, पर क्या एक समाज के तौर पे हम उन दरवाज़ों से आगे बढ़कर सच में अवसर पैदा करेंगे? क्योंकि असली बदलाव तो कानून की किताबों से निकलकर हम सबके दिलों और सोच में ही आएगा।